दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी प्राचीन इतिहास की, जिसमें हम पाठ कर रहे थे मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के सभी प्रश्न कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल और इसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करना और वीडियो को लाइक कर देना। और बढ़ते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। और यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप क्लास को ले सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री से हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवध में शासन किया। ए 319 से 500 ईस्वी, बी 319 से 324 ईस्वी, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 319 से 500 ईस्वी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, या इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 325 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। ए पुष्यमित्र शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस मेंस 2011 और 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, सी अशोक महान, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा डी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि यूपीपीसीएस प्री 1990, 2005 और 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जो प्रश्न रिपीट होता है उसको हम दोबारा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और अन्य नाम देवगुप्त भी था। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, बी जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा।
नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न रिपीट कर रहा, तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? ए, महाजनपद महापद्म नंद, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, अशोक, डी, समुद्रगुप्त। तो यहाँ इसका सही उत्तर अगर देखें तो हमारे यहाँ पर दो ऑप्शन इसके निकल कर आएंगे, सी और डी से। तो सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी एंड डी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की संविध गृहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रकार हम इसके दो ऑप्शन इस क्वेश्चन के लगाए हुए हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर अभी हमने बताया हो जाएगा हमारा डी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ए, चंद्रगुप्त प्रथम, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, कुमारगुप्त। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति सैन्य हो जाएगा हमारा बी, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए, शिवगुप्त, बी, सोमेश्वर देव, सी, महेंद्र, डी, महिपाल, ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, महेंद्र। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ए, जहांगीर, बी, शाहजहां, सी, औरंगजेब, डी, दारा सिकोह। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो हो जाएगा हमारा ए, जहांगीर का। अगला प्रश्न, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी? ए, समुद्रगुप्त की, बी, राजेंद्र प्रथम की, सी, अमोघ वर्ष की, डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का सही चयन कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त
के समकालीन नरेश और एक तरफ दिया है उनके राज्य। तो आइए मिलाते हैं। तो देखते हैं इसमें से यदि हम ए को मिलाएं तो धनंजय, तो धनंजय को अगर मिलाते हैं तो ए का हमारा हो जाएगा 3, कुस्तलपुर, और बी नीलराज हो जाएगा और मुक्त। उग्रसेन को यदि मिलाएं तो हमारा उग्रसेन बचेगा ये 4, पालक्का। तो बचा सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन जो विष्णु गोपा होगा, ये हो जाएगा कांची। तो यहाँ पर अगर देखें ए का 3 और बी का 1, तो यहाँ पर हमें सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा और ये हमारे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 दिया है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमणों से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुंग। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा सी गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला प्रश्न, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। दिया है हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के काल में, बी कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, डी बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो यहाँ पर यह सही उसका उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा जिसने हूणों को पराजित किया वो था स्कंदगुप्त। कितनी बार पराजित किया? 39 बार। हूणों 39 में 29 बार, शायद हमारी समझ से 29 बार है। 29 बार हूणों को पराजित किया। अगला प्रश्न, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो हो जाएगा हमारा डी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? प्रश्न नंबर 22 में देखते हैं इसका सही उत्तर। ए भीतरी स्तंभलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरि अभिलेख। यूपीआरओ प्री 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? ए हूण आक्रमण, बी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी अरब आक्रमण। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे
इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो ये तीनों कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के, लेकिन इनमें से अरब आक्रमण पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शक विजेता किसे जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, दिया है प्रश्न नंबर 25, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी श्रीगुप्त, ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखते हैं, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख सही है, सुमेलित है। पतिक तक्षशिला अभिलेख यह भी हमारा सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा, इसको छोड़ते ही कुछ डाउट है, डी वाला देखते हैं। समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है तो हो जाएगा सी, क्योंकि ये तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए मिलाते हैं आपके साथ में। तो एक तरफ शासक दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी रानियां, तो मिलाते हैं इनको हम। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा डी का 4, और डी का जब 4 मिलाएंगे तो हमारे 3 ऑप्शन पहले ही, एक ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन कट जाएगा। और बात करते हैं चंद्रगुप्त की सिर्फ, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त, तो हो जाएगा कुमार देवी, यानी कि ए का 3, ए का 3 जब हम मिलाएंगे तो हमारे 2 ऑप्शन ये भी कट जाएंगे। और समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो यहाँ बी का हो जाएगा 1, तो हमारे ऑप्शन निकल कर आ गए, यानी कि 3 कट गए, बचा हमारा सिर्फ ए, और ये बचा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो हो जाएगा कुबेर नामा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 28 का ए, यानी कि चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नामा, और कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा अनंत देवी। अगला प्रश्न, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि होड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। ए अफ्रीकी व्यापार पर, बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 30, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है? ए ताम्रलिखित, बी भड़ोच, सी कल्याण, डी काम्बे। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए ताम्रलिखित या ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न नंबर 31 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ए कल्याण, बी ताम्रलिप्त, सी भड़ोच, डी काम्बे। ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? तो आइए देखते हैं, कथन दिए हुए हैं। ए प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक प्राधिकारिक के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह तो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। नंबर 2 देखते हैं, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल सही है, यानी कि ए गलत है। ए जहाँ होगा हमारा गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर गलत है, यानी कि 2 सही है तो 3 भी सही होगा, क्योंकि केवल 3 नहीं 2 हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा सी, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। है सही, बिल्कुल, ये भी 2 और 3 इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न नंबर 34, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ए वस्त्र उत्पादन, बी बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प, डी अफीम की खेती। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए वस्त्र उत्पादन। अगला प्रश्न, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए सौमिल्य, बी शूद्रक, सी शौनक, डी सुश्रुत। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, तो हम इसलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है, सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्देवकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्य थे। सौमिल्य गुप्तकालीन नाटककार हैं, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषध के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि
बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है, जो कि गुप्त काल प्रारंभ का 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ हुआ, जो सुश्रुत के मान्य काल या प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी के बीच से करीब 1000 वर्ष बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल का समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन के कारण कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए. सुश्रुत, बी. सौमिल्य, सी. शूद्रक, डी. शौनक, ई. इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई. इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 दिया है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ए. धन्वंतरी, बी. भास्कराचार्य, सी. चरक, डी. सुश्रुत। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। लीलावती के लेखक हैं? ए. महावीराचार्य, बी. हेमचंद्राचार्य, सी. भास्कराचार्य, डी. कालकाचार्य। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी. भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हैं और लीलावती पुस्तक यह गणित की है, गणित या मैथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 दिया है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था? ए. उज्जैन, बी. कौशाम्बी, सी. ताम्रलिप्त, डी. पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी. पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? ए. वररुचि, बी. शंकु, सी. छपड़क, डी. अमर सिंह। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी. छपड़क। अगला प्रश्न, कालिदास किसके शासन काल में थे? ए. समुद्रगुप्त, बी. अशोक महान, सी. चंद्रगुप्त प्रथम, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ए. आर्यभट्ट, बी. भास्कर, सी. ब्रह्मगुप्त, डी. वराहमिहिर। ई. उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए. आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 दिया है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ए. कौड़ी, बी. दिनार, सी. निस्क, डी. पड़। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी. दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था?
ए कारसापड़, बी दीनार, सी निस्क, डी सुवर्ण। तो भी इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी दीनार, यानी कि स्वर्ण मुद्रा को भी दिनार कहा जाता था और जो चांदी की मुद्रा थी उसको भी दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ए कारसापड़, बी दीनार, सी रूपक, डी निस्क। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी रूपक। रजतकालीन मुद्राओं, एक मिनट जरा चेक करते हैं जरा सा। स्वर्ण मुद्राएं, सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था और चांदी की जो मुद्रा थी उसको रूपक कहा जाता था। हमने अभी बताया था कि चांदी की मुद्रा को भी दीनार कहा जाता, वो गलत था क्योंकि यहाँ रजत यहाँ पर है चांदी, वो गलती से हमने क्वेश्चन गलत बता दिया था। तो रजत मुद्राओं को यहाँ रूपक कहा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी घटोत्कच ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी श्रीगुप्त ने। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 दिया है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी प्राकृत। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए एरड़ से, बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से, डी सांची से। तो इसका सही भी उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आज के प्रश्नों को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें 150 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम वीडियो को बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना करें और इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पर त्रुटि होती तो आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।